हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्कैल्प। हाँ, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, एक स्कैल्प और इसके साथ फेस हम स्कैल्प के बाद पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक्स आपने स्नेल्स से करने हैं, हेड एंड नेक जो उसका पोर्शन है स्नेल्स का वहां से करने हैं, स्कैल्प भी और फेस भी। आज हमने मैंडिबल पढ़नी थी लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको स्कैल्प पढ़ा दूं और मैंडिबल हम फिर कल पढ़ लेंगे। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आप स्नेल से करेंगे, बीडी से नहीं करेंगे। बाकी पूरा जो हेड एंड नेक है वो आपने बीडी से ही करना है। अच्छा, स्कैल्प। स्कैल्प होती क्या चीज़ है? हमने कल परसों 2 दिन में हमने स्कल पढ़ा। स्कल के हमने डिफरेंट व्यूज देखे, एंटीरियर व्यू, लैटरल व्यू। उसमें हमने सुपीरियर व्यू देखा। अब जो स्कल है, जो बोन है, स्कल बोन, डायरेक्टली उसके ऊपर स्किन अटैच नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्कल की बोन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो जो पूरा बाहर से कोई भी ट्रॉमा या कोई भी प्रेशर होता है उसे विदहोल्ड कर सके। दूसरा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हेड पर हेयर है और उनकी अटैचमेंट के लिए भी कोई ना कोई, हेयर फॉलिकल्स के लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो जो बोन होती है, स्कल बोन, इसके ऊपर 5 लेयर्स होती हैं जिनको कलेक्टिवली हम स्कैल्प कहते हैं। उन 5 लेयर्स को कलेक्टिवली हम स्कैल्प कहते हैं। अब वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? उन 5 लेयर्स के जो निमोनिक है वो भी स्कैल्प है, SCAL और P। ये हम फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड जाएंगे, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे बाहर S से होती है स्किन। स्किन के नीचे सी से होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ए से जो होती है वो होती है एपोन्यूरोसिस, और उसका पूरा नाम होता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये जो 3 लेयर्स हैं अब स्कैल्प की, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं स्कैल्प प्रॉपर। ठीक है, अब 2 लेयर्स रहेगी। L4 लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और P4 पेरियोस्टियम। जो आउटर कवरिंग ऑफ बोन होती है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। तो स्कल बोन की आउटर कवरिंग जो होगी वो इसकी 5th लेयर होगी। ये 5 लेयर्स मिलकर स्कैल्प बनाती हैं। स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और पेरियोस्टियम। और इनमें जो पहली 3 लेयर्स हैं, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्कैल्प प्रॉपर। जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो बेसिकली इन 3 लेयर्स को, यानी कि स्कैल्प प्रॉपर को पेरियोस्टियम से सेपरेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैल्प प्रॉपर है ना, ये जो 3 लेयर्स हैं कलेक्टिवली, इन्होंने मूव करना होता है। जब भी हम हेड की मूवमेंट करते हैं तो स्कैल्प की 5 लेयर्स मूव नहीं करती, सिर्फ ये जो 3 लेयर्स हैं, पहली 3 लेयर्स स्कैल्प प्रॉपर, ये मूव करती है। और इस जब ये मूव करती है, तो अगर लूज एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ना हो यहाँ पर प्रेजेंट, तो वो पेरियोस्टियम के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट में होंगी। और अगर डायरेक्टली इन कांटेक्ट में होंगी तो मूवमेंट के साथ फ्रिक्शन होगी। जब वो पेरियोस्टियम के साथ टकराएंगी मूव करते हुए तो वहां पर फ्रिक्शन होगी। तो इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए भी यहाँ पर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो एक फंक्शन लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये भी है कि ये फ्रिक्शन से बचाता है, कि जब स्कैल्प प्रॉपर मूव करती है तो वो पेरियोस्टियम के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होने देता लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और फ्रिक्शन से बचाता है। अच्छा, अब हम इन 5 लेयर्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे ऊपर जो स्किन है, सबसे बाहर वाली साइड पर स्कैल्प की स्किन है। अब आपको क्या लगता है कि स्कैल्प की स्किन जो है वो थिन स्किन है या थिक स्किन है? आप कोई ऐसी एग्जांपल दें मुझे, 2 एग्जांपल्स जहां पर थिन स्किन, एक एग्जांपल दें जहां पर थिन स्किन होती है और एक एग्जांपल दें जहां पर थिक स्किन होती है।
सर हैंड की जो आउटर सरफेस है उस पर थिन स्किन होती है, उसकी हेयर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर जो पार्ट होता है हैंड का, पामल सरफेस जो होती है, हम्म, ठीक है, सही बताया आपने। तो आउटर और इनर कहने के बजाय आप कहें डॉर्सल और पाल्मर वो सरफेस, हार्ड ठीक है। पामल है। यस सर। क्योंकि जब फिर आप एनेटमी बता रही हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगी ना आउटर सरफेस ऑफ हैंड, हैंड की कोई आउटर सरफेस नहीं होती। डॉर्सम ऑफ हैंड पर थिन यस सर। स्किन होती है, ठीक है, और लेकिन हेयर बेयरिंग एरिया होता है। और जो पाल्मर सरफेस होती है वहाँ पर थिक स्किन होती है लेकिन वहाँ पर हेयर नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह डॉर्सम ऑफ फुट पर थिन या थिन स्किन होती है और हेयर होते हैं, लेकिन जो प्लांटर सरफेस होती है फुट की वहाँ पर थिक स्किन होती है और हेयर नहीं होते। इस तरह बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हेयर प्रेजेंट है ऑन थिन स्किन। लेकिन जब हम स्कैल्प की बात करते हैं तो स्कैल्प की स्किन जो होती है वो थिक होती है, थिक स्किन होती है प्लस हेयर बेयरिंग होती है, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो थिक स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, उसकी एग्जांपल है स्कैल्प। थिक स्किन होगी और हेयर भी प्रेजेंट होंगे। अब हेयर प्रेजेंट है तो मतलब सेबेशियस ग्लैंड का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि एक दो दिन ना नहाए तो आपके बाल जो है ऑयली होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो ऑयली बाल होते हैं वो बेसिकली सीबम होता है, और सीबम स्पेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्कैल्प पर स्पेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इस सीबम का जो है ना हेयर फॉल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो तो ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नेचुरल ऑयल अच्छा होता है हेयर के लिए, वो गलत कहते हैं। वो सीबम जितना प्रोड्यूस होगा तो उतना हेयर फॉल ज़्यादा होगा। अच्छा, तो स्किन हो गई, ठीक है, हेयर बेयरिंग है और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है ज़्यादा। उसके बाद दूसरी लेयर स्किन के बाद हमने कहा सी से कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कैल्प की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसी कनेक्टिव टिश्यू लेयर में प्रेजेंट है, और स्कैल्प की जो सेंसरी नर्व सप्लाई है वो भी इसी कनेक्टिव टिश्यू लेयर में प्रेजेंट है। अब स्कैल्प में ना बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब भी स्कैल्प में कोई टेयर होता है, कोई लेसरेशन होती है, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेसल्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा वेसल्स की वजह यह है कि क्योंकि लार्ज अमाउंट में हेयर प्रेजेंट है और हेयर ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और उस हेयर ग्रोथ के लिए जो ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो ब्लड प्रोवाइड करेगा। और इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं स्कैल्प में। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर स्किन के नीचे प्रेजेंट है, फाइब्रोफैटी लेयर होती है ये, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और सेंसरी नर्व सप्लाई जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर में। और इसका काम ये होता है कि ये इसके ऊपर जो स्किन है उसको नीचे जो एपोक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है उसके साथ ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर कनेक्ट करती है। स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट कर रहा होता है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई प्रेजेंट है, और अगर लेसरेशन होती है स्कैल्प में तो इस वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। अच्छा, ये दो लेयर्स हो गई, पहली हमने पढ़ी स्कैल्प की लेयर स्किन, और दूसरी हो गई कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तीसरी जो स्कैल्प की लेयर होती है वो हमने देखी कि वो है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल का मतलब क्रेनियम के ऊपर, और एपोन्यूरोसिस ये लेयर भी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस? ये लेयर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये ग्रे कलर की जो भी यहाँ पर आपको ये सारा नजर आ रहा है ना, ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है। ये एक टेंडिनस शीथ होती है जो एक ही मसल की दो बैलीज को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। स्कैल्प के अंदर एक मसल है और उस एक मसल की दो बैलीज होती हैं। इस मसल का नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस।
ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस इस मसल का नाम है, और इसके नाम के अंदर ही देखें कि एक इसकी ऑक्सीपिटल बैली होगी और एक इसकी फ्रंटल बैली होगी। ये मसल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज फ्रंटल बैली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड दिस इज ऑक्सीपिटल बैली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। दो बैलीज हैं, एक एंटीरियर वाली जो है ये फ्रंटल बैली है, और पीछे वाली ये ऑक्सीपिटल बैली है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की। और ये टेंडिनस शीथ इन दो बैलीज को आपस में कनेक्ट करती है। इस टेंडिनस शीथ को हम कहते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये दोनों ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की दोनों बैलीज को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो थी स्कैल्प का एक्सटेंट। स्कैल्प एंटीरियरली स्टार्ट होती है सुपरसिलरी आर्चेस। सुपरसिलरी आर्चेस हमने नॉर्मल फ्रंटालिस में पढ़ी थी। कहाँ पर होती हैं सुपरसिलरी आर्चेस, याद है किसी को? सुपरसिलरी आर्चेस, Or two elevations just above eyebrows जो होती हैं। हाँ, ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सुपरसिलरी आर्चेस। और इस यहाँ सुपरसिलरी आर्चेस से स्टार्ट होती है स्कैल्प एंटीरियरली, और ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करती है अप टिल द सुपीरियर नकल लाइंस। सुपीरियर नकल लाइंस कहाँ पर थी? ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के साथ थी या ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के साथ थी? सुपीरियर नकल लाइंस सर प्रोट्यूबरेंस के साथ सर। ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के लेवल तक स्कैल्प ये सुपरसिलरी आर्चेस से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड करती है अप टिल द सुपीरियर नकल लाइंस जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के साथ होती है। और लैटरली स्कैल्प एक्सटेंड करती है एक साइड की सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से लेकर दूसरे साइड की सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक। ये देखें, यहाँ से और दूसरे साइड की सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक ये एक्सटेंड करेगी। अच्छा, ये एक्सटेंड समझ आ गई है ना आप लोगों को? एंटीरियरली फ्रॉम सुपरसिलरी आर्चेस टू द सुपीरियर नक्कल लाइंस, और लैटरली फ्रॉम एक साइड के सुपीरियर नक्कल लाइन से लेकर दूसरे साइड की सुपीरियर नक्कल लाइन तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। ओके। अब मैं जो आपको बता रहा था कि हम पढ़ रहे थे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का मैंने आपको बताया कि वो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की फ्रंटल बैली और ऑक्सीपिटल बैली को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, और लैटरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के बाद वो कंटिन्यू हो जाती है विद टेम्पोरल फेशिया। अब टेम्पोरल फेशिया क्या होता है? ये आपको ये टेम्पोरल फोसा में ये ग्रे कलर का जो नज़र आ रहा है, दिस इज टेम्पोरल फेशिया। टेम्पोरल फोसा के अंदर एक मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरेलिस मसल। ये मसल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेम्पोरल फोसा पर ये मसल अटैच होता है, दिस इज टेम्पोरेलिस। इस टेम्पोरेलिस मसल को एक फेशिया कवर कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल फेशिया। तो जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है वो लैटरली कंटिन्यू हो जाती है विद दिस टेम्पोरल फेशिया। इस टेम्पोरल फेशिया के साथ कंटिन्यू हो जाती है। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली वो ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस की ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बैली को आपस में कनेक्ट करती है, और लैटरली वो कंटिन्यू हो जाती है विद दिस टेम्पोरालिस फेशिया। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी लेयर्स हमने पढ़ ली? स्किन, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसके बाद एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। इन तीनों को हमने कहा कि कलेक्टिवली हम इन्हें कहते हैं स्कैल्प प्रॉपर। अब जब ये स्कैल्प प्रॉपर एंड होती है तो इस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के नीचे, ठीक है, ऊपर ये स्किन थी, इसके बाद आ गई ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसके बाद आ गई एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। अब इसके नीचे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के नीचे एक स्पेस होती है, जिस तरह सबड्यूरल स्पेस थी, सबरेक्नॉइड स्पेस थी। तो इस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के नीचे जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। सब एपोन्यूरोटिक स्पेस।
इसके नीचे सब एपोन्यूरोटिक स्पेस होगी, ठीक है। और उस सब एपोन्यूरोटिक स्पेस के नीचे फिर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो इस स्कैल्प प्रॉपर को सेपरेट कर रहा होगा विद पेरियोस्टियम, जो स्कल की पेरियोस्टियम है उससे सेपरेट कर रहा होगा। तो इस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के नीचे एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। इस सब एपोन्यूरोटिक स्पेस को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एंड हो रही होती है ये स्पेस बाय दिस ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, ठीक है। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल यहाँ पर अटैच होते हैं बोन के साथ, तो फिर वो एपोन्यूरोटिक स्पेस वहाँ पर एंड हो जाती है। एंटीरियरली फ्रंटल वैली और पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल वैली जब बोन के साथ अटैच होती है तो वहाँ पर सब एपोन्यूरोटिक स्पेस एंड हो जाती है, उसकी लिमिट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इस आगे एक्सटेंड नहीं करती फिर वो, ठीक है। समझ आ गई? सर ये रिपीट कर दीजिए मेरा पॉइंट। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, हमने कहा कि सबसे ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो स्किन को एपोन्यूरोटिक सब एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट कर रही है। उसके नीचे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के नीचे लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब इस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान ये सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है। अब इस सब एपोन्यूरोटिक स्पेस ने कहीं पर एंड भी होना है ना, ऐसे तो नहीं है कि ये फेस में भी एक्सटेंड हो रही है और फिर ये लेटरल साइड पर भी एक्सटेंड हो रही है। तो हमने इसका एक एक्सटेंट रख लिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, बिल्कुल उसी तरीके से जो स्कैल्प का एक्सटेंट था। तो हमने कहा कि एंटीरियरली सब एपोन्यूरोटिक स्पेस एक्सटेंड करती है जहाँ पर ये फ्रंटल बेली अटैच है बोन के साथ, और पोस्टीरियरली सब एपोन्यूरोटिक स्पेस एक्सटेंड करती है जहाँ पर ये ऑक्सीपिटल बेली अटैच है बोन के साथ, और लैटरली सब एपोन्यूरोटिक स्पेस एक्सटेंड करती है जहाँ पर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस कंटिन्यू हो जाती है विद दिस टेम्पोरल फेशिया। तो ये इसका एक्सटेंट होता है सब एपोन्यूरोटिक स्पेस का। एंटीरियरली जहाँ पर फ्रंटल बेली अटैच है बोन के साथ, पोस्टीरियरली जहाँ पर ऑक्सीपिटल बेली, और लैटरली जहाँ पर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस टेम्पोरल फेशिया के साथ कंटिन्यू हो रही है, यहाँ तक सब एपोन्यूरोटिक स्पेस प्रेजेंट होती है। यस सर। अच्छा, इसके बाद आ गया लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका पहले कि क्या करता है, ये फ्रिक्शन नहीं होने देता और स्कैल्प प्रॉपर इसके ऊपर मूव करती है। एक और चीज़ जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उन वेन्स को कहते हैं हम इमेजरी वेन्स। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि वेन्स में वेल्व होते हैं या नहीं होते नॉर्मली? सर नॉर्मली होते हैं। होते हैं, बिल्कुल ठीक। होते हैं आर्टरीज सर। में कोई वेल्व नहीं होते, वेन्स में वेल्व होते हैं। लेकिन जहां कहीं भी आपके पास इमिजरी वेन्स का वर्ड आए तो इसका मतलब होता है वेल्वलेस वेन्स। इनके अंदर इमिजरी वेन्स के अंदर वेल्व्स नहीं होते, ठीक है। अब इमिजरी वेन्स का ये काम होता है कि ये सुपरफिशियल वेन्स ऑफ स्कैल्प जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर में सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट है जहां पर आर्टरीज प्रेजेंट है, उनको कनेक्ट करती हैं डीप वेन्स के साथ। स्कल की जो डीप वेन्स हैं उनको हम कहते हैं डिप्लॉइक वेन्स। उन डीप वेन्स को डिप्लॉइक वेन्स कहते हैं, ठीक है। और ये डिप्लॉइक वेन्स जाकर ड्रेन हो रही होती हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस में। तो ये पूरा मैं पाथवे यहाँ से देखें, कनेक्टिव टिश्यू लेयर में होती हैं सुपरफिशियल वेन्स। ये सुपरफिशियल वेन्स इनको कनेक्ट करती हैं ये इमेजरी वेन्स किसके साथ? डिप्लॉइक वेन्स के साथ। और इमेजरी वेन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? इमेजरी वेन्स प्रेजेंट हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। अब ये डिप्लॉइक वेन्स जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं, जाकर ड्रेन हो रही होती हैं ये डिप्लॉइक वेन्स कहाँ पर? ड्यूरल वीनस साइनसेस में।
मेनली जो कैवर्नस साइनस होता है। तो अगर कोई स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन इस सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू होता हुआ आएगा इमिजरी वेन्स में, इमिजरी वेन से जाएगा डिप्लॉइक वेन्स में, और फिर डिप्लॉइक वेन से वो ड्यूरल वीनस साइनसिस तक जा सकता है, मेनली कैवर्नस साइनस तक, और वहां पर जाकर थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकते हैं। वीनस थ्रोम्बोसिस ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है अगर कोई स्कैल्प का इन्फेक्शन, और वो कैसे स्प्रेड करेगा तो उसका ये पाथवे है। सुपरफिशियल वेन से इमेजरी वेन्स के थ्रू आएगा डिप्लॉइक वेन में, और डिप्लॉइक वेन से फिर चला जाएगा ड्यूरल वीनस साइनसिस में। ठीक है, समझ आ गई ये भी? यस सर। ओके। उसके बाद आ गए हम किसके ऊपर? पेरिक्रेनियम के ऊपर या पेरियोस्टियम के ऊपर, जो भी कह लें आप। अब पेरियोस्टियम जो है, जिस तरह एंडोस्टियम होती है, मेनेंजियल लेयर थी, एक एंडोस्टियल लेयर थी और एक मेनेंजियल लेयर थी ड्यूरा मैटर की। बिल्कुल बाहर वाली साइड पर जो आउटर कवरिंग ऑफ बोन होती है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। तो क्रेनियम या स्कल की आउटर कवरिंग है तो उसे हम कहेंगे पेरिक्रेनियम। बिल्कुल स्कल की बोन के साथ अटैच होती है, टाइटली अडेरेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो ये होगी हमारे पास 5 लेयर्स स्कैल्प की। जो स्कैल्प इसका नाम है वही इसकी लेयर्स हैं। स्किन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फिर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एंड में पेरियोस्टियम या फिर पेरिक्रेनियम। स्कैल्प के अंदर एक ही मसल प्रेजेंट होता है जो मैं आपको बता चुका। कौन सा मसल? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। और इसकी 2 बैलीज होती हैं, एक इसकी फ्रंटल बैली होती है और एक इसकी ऑक्सीपिटल बैली होती है। जो फ्रंटल बैली है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? आई ब्रोज के ऊपर, जो स्किन और जो सुपरफिशियल फेशिया है यहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन है, और इंसर्ट होती है ये आकर कहाँ पर? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पर। और जो ऑक्सीपिटल बैली है वो स्टार्ट होती है सुपीरियर नक्कल लाइन से, और वो भी इंसर्ट हो जाती है कहाँ पर? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पर। और जैसे हमने पढ़ा था कि एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस दोनों बैलीज को आपस में कनेक्ट कर दी होती है, एक टेंडिनस शीथ है। तो दोनों का इंसर्जन एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पर है। ऑक्सीपिटल बैली ओरिजिनेट कर रही है सुपीरियर नक्कल लाइन से, और फ्रंटल बैली ओरिजिनेट कर रही है स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया ओवर द आईब्रोज। ओके, ये भी समझ आ गया? आगे चलें। जी सर। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा स्कैल्प की नर्व सप्लाई पर। स्कैल्प को 2 नर्व्स मेनली सप्लाई करती हैं। एक ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस होती हैं और दूसरी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं। अब ट्राइजेमिनल नर्व की भी आपको पता है कि ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर 3 डिवीजन हैं। तो तीनों डिवीजन से कुछ ना कुछ ब्रांचेस आती हैं जो सप्लाई करती हैं, और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से भी 2 ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस जो सप्लाई कर रही हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगी ये नर्व्स सारी की सारी? ये जो सेंसरी नर्व्स हैं ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगी? कनेक्टिव टिश्यू लेयर में। और ब्लड वेसल्स वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगी? तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू वो में। भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हम एंटीरियरली स्टार्ट करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस। सबसे मीडियली जो नर्व अराइज कर रही होती है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व। सुप्राट्रॉक्लियर नर्व ये ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। ये अराइज करती है ऑर्बिट के अंदर से,
फिर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन को वाइंड अराउंड करते हुए सुपीरियरली जाती है और मोस्ट मीडियल पोर्शन ऑफ स्कैल्प को सप्लाई कर देती है। कहाँ तक? अप टिल द वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है वर्टेक्स? यस सर, क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस जो जी, होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कल को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कल को, जहाँ जो स्कल का हाईएस्ट पॉइंट होता है इस लेवल पर होता है कहीं पर, उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये सुप्राट्रॉक्लियर नर्व ऑर्बिट से अराइज होगी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है और मोस्ट मीडियल पोर्शन ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करेगी अप टिल द वर्टेक्स। इसके लैटरली आ जाए तो अराइज होगी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। कहाँ से? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से। ये भी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की, उसी ही की ब्रांच है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, और ये थोड़े से लैटरल एरिया को सप्लाई कर देगी और ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से अराइज होगी। अब इसके लैटरली आ जाएं तो हमें मिलेगी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। अच्छा, ये बताएं कि ये कौन से फोरामेन से अराइज होगी? जाइगोमेटिको सर टेम्पोरल। जो लैटरली प्रेजेंट था जाइगोमेटिक बोन पे, जाइगोमेटिक टेम्पोरल फोरामेन। जी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन से ये राइज होती है और जाइगोमेटिक बोन पर प्रेजेंट होता है ये फोरामेन। जाइगोमेटिक बोन पर दो फोरामेन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो रूज दूसरा फोरामेन कौन सा था? एक तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल था, एक और फोरामेन भी था। रूज, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, जी जोहा, आप बताएं। zygomatic-facial foramen जी, जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन वो फ्रंटल वाली साइड पर थोड़ा प्रेजेंट होते हैं और लैटरल साइड पर जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन होता है। जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन से जाइगोमेटिको फेशियल नर्व अराइज करती है और जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन से जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व अराइज करती है। दोनों ही ब्रांचेस होती है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। यहाँ पर अभी जो स्कैल्प को सप्लाई कर रही है वो है जाइगोमेटिको सर टेम्पोरल नर्व। जी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस नहीं थी ये, या नहीं नहीं मैक्सिलरी की नहीं थी? नहीं, ये मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक की हम दो पढ़ चुके। अच्छा। ऑप्थेल्मिक की दो हम पढ़ चुके, सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, बस ये दो ऑप्थेल्मिक की थी। अब आ गए हम जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल। जाइगोमेटिको फेशियल का भी हमारा कोई काम नहीं है, वो स्कैल्प को सप्लाई नहीं करती। ये जो स्कैल्प को सप्लाई करी है ये है जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ठीक है, ये जाइगोमेटिको टेम्पोरल है, ये स्कैल्प को सप्लाई करती है और ये मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, और ये टेम्पल रीजन में सप्लाई करती है। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं टेम्पल एरिया। एक टेम्पल एरिया होता है और एक टेम्पोरल एरिया होता है, इन दोनों का आपने मिक्स नहीं करना। टेम्पोरल एरिया ये वाला है जो टेम्पोरल फोसा है, लैटरल साइड वाला। इस मोस्ट लैटरल साइड और फ्रंटल साइड इसके दरमियान में ये वाला जो एरिया आता है इसको हम टेम्पल एरिया कहते हैं। ये टेम्पल एरिया होता है। ठीक है, टेम्पल और टेम्पोरल दोनों अलग चीजें हैं। तो ये जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये सप्लाई करती है टेम्पल एरिया ऑफ स्कैल्प को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अगली नर्व पर। ये है हमारे पास ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ओरिक्यूलो टेम्पोरल, ये ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो है ये ब्रांच होती है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच होती है ये, और ये सप्लाई करती है टेम्पोरल एरिया को। अच्छा, ऑरिकल हम कहते हैं, ऑरिकल का वर्ड हम यूज करते हैं, ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है ना बाहर वाली साइड पर, ये जो, इसको हम ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व ऑरिकल के एंटीरियरली अराइज करती है और सप्लाई करती है टेम्पोरल एरिया को, और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो दो हमने पढ़ी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। एक हमने पढ़ी मैक्सिलरी डिवीजन की, जाइगोमेटिको टेम्पोरल। और एक हमने पढ़ी मैंडिबुलर डिवीजन की, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। ठीक है, तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये स्कैल्प को सप्लाई करती है इस ऑरिकल से आगे आगे।
ऑरिकल से आगे आगे जितना भी एरिया है स्कैल्प का, यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। अब इस ऑरिकल के पीछे वाला हम एरिया पढ़ेंगे, यहाँ पर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस सप्लाई करती है। यहाँ तक क्लियर है अभी सबको, जहाँ तक हमने पढ़ लिया? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं ऑरिकल के पीछे चलते हैं। अब हम ऑरिकल के पीछे सबसे पहले सप्लाई करती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, अच्छा अभी हम जब नेक पढ़ेंगे ना, तो नेक में हम नेक की ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ओवरऑल नेक की दो ट्रायंगल्स होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये वाली जो आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक है, ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व ये ब्रांच होती है सर्वाइकल प्लेक्सिस की। ठीक है, अब ये अराइज करती है, ये देखिए ये कौन सा मसल है, अच्छा आप मुझे बताएं ये वाला मसल। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। जी, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है। तो ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व अराइज करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पर से अराइज करती है और फिर अपवर्ड मूव करती है बिहाइंड द ऑरिकल, और ऑरिकल के पोस्टीरियरली जो एरिया होता है स्कैल्प का उसे सप्लाई कर देती है। और ये किसकी ब्रांच है? सर्वाइकल प्लेक्सिस की ब्रांच है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में अराइज करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, और अपवर्ड मूव करती है और बिहाइंड द ऑरिकल जो स्कैल्प का एरिया होता है उसे सप्लाई कर देती है। साथ में ये मीडियल सरफेस ऑफ ऑरिकल को भी सप्लाई करती है। मीडियल से अच्छा, ऑरिकल की जो मीडियल और लैटरल सरफेस, जो हमें बाहर वाली सरफेस है ना, जो ऑरिकल की हमारी बाहर वाली सरफेस जो हमें नजर आ रही होती है, जहाँ पर ओपनिंग है, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटर्स है, ये ऑरिकल की लैटरल सरफेस होती है। और ऑरिकल की ये सरफेस जो स्कैल्प के साथ होती है पीछे, इसको हम कहते हैं मीडियल सरफेस। ठीक है, तो ये वाली जो सरफेस होती है पीछे वाली, ये मीडियल सरफेस होती है, और ये बाहर वाली सरफेस जो होती है ये लैटरल सरफेस होती है। तो ये जो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, ये मीडियल सरफेस ऑफ ऑरिकल के ऊपर जो स्किन होती है इसको भी सप्लाई करती है। जब हम ईयर पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पर इसकी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। अभी याद रखो कि बिहाइंड द ऑरिकल जो स्कैल्प का एरिया उसे सप्लाई करती है ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? उसके बाद आ गई हमारे पास ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ये जो सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है उसकी ब्रांच होती है, और ये सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कैल्प को अप टिल द वर्टेक्स ऑफ स्कल। ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कैल्प को ये सप्लाई करती है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, और ये सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की ब्रांच होती है। ये दोबारा बता दें वाली। बता देता हूँ, ये हम अभी पढ़ी हमने ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ये C2 जो सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है इसकी ब्रांच होती है, और ये ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करती है अप टिल द वर्टेक्स। जो पोस्टीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प होते हैं जिसे हम ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं, उसको ये सप्लाई करती है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये होगी हमारे पास नर्व सप्लाई। चार ब्रांचेस थी ट्राइजेमिनल नर्व की, और दो ब्रांचेस थी हमारे पास सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की। चार जो ट्राइजेमिनल की थी उसमें से दो ऑप्थेल्मिक डिवीजन की थी, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर। एक मैक्सिलरी की थी ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, और एक मैंडिबुलर की थी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प पर। और हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टीरियल सप्लाई होती है, प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई होती है फॉर हेयर फॉलिकल्स टू ग्रो। अच्छा, इसकी आर्टरीज जो हैं वो नर्व से मिलती जुलती ही है। सबसे पहले एंटीरियरली हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जो दो नर्व्स थी, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, उसी तरह यहाँ पर दो आर्टरीज होती हैं। एक सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी मीडियल साइड पर,
और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी उसकी लैटरल साइड पर। और ये दोनों ही ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। अच्छा, हेड एंड नेक में ना दो आर्टरीज मेनली सप्लाई कर रही हैं। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमने कुछ पढ़ी थी ब्रेन की ब्लड सप्लाई में, कि वो ब्रेन को भी सप्लाई कर रही होती है, और कुछ ब्रांचेस उसकी बाकी हेड एंड नेक के स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई कर रही होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मेजर ब्लड सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो हम जितनी भी ब्रांचेस पढ़ेंगे वो इवेंचुअली इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अराइज हो रही होंगी। अब ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है जो आई को सप्लाई कर रही होती है, ये हमने जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ी थी, ये वहां पर भी हमने पढ़ी थी कि किसकी ब्रांच होती है ये, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अभी न्यूरो एनाटॉमी में हमने पढ़ी थी। सर इंटरनल से पहली ब्रांच नहीं आ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ना, जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आकर डिवाइड हो रही होती है एंटीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल आर्टरी में, उससे पहले पहले जो उसकी ब्रांचेस होती थी चार, उनमें से एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी थी। तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और इंटरनल कैरोटिड और फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी की फर्दर आगे ये दो ब्रांचेस होती हैं, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, जो एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, ये समझ आ गई हैं दोनों आर्टरीज। सर रिपीट कर दे। देखें, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज। ये सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी मीडियल साइड पर स्कैल्प को सप्लाई करती है एंटीरियरली, और जो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है ये एंटीरियरली लैटरल साइड पर सप्लाई करती है। जैसा नर्व सप्लाई कर रही थी अप टिल द वर्टेक्स, ये भी बिल्कुल उसी तरह अप टिल द वर्टेक्स ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और दोनों ही ब्रांचेज होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, यस सर। उसके बाद लेटरल साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर हमें मिलती है ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये जो आर्टरी आपको नजर आ रही है ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अच्छा, अब होता ये है कि यहाँ से नीचे से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है, और ये जो ग्लैंड आपको नजर आ रहा है दिस इज पैरोटिड ग्लैंड। इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आकर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है। एक इधर लैटरल साइड पर चली जाती है इसकी मैक्सिलरी आर्टरी, और एक सुपीरियरली आ जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी ये टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो अभी हमारा काम सिर्फ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के बारे में याद रखना कि इट इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर आकर फाइनली डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज में, एक सुपरफिशियल में और एक मैक्सिलरी में। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। हॉरिकल के एंटीरियरली असेंड करती है और फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर डिवीजन में और एक पोस्टीरियर डिवीजन में। और फिर ये सारे टेम्पोरल और टेम्पल दोनों एरियाज ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करती है ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पल एरिया को भी सप्लाई करती है, टेम्पोरल एरिया को भी सप्लाई करती है। ठीक है, यस सर। ओके। उसके बाद यहाँ से पोस्टीरियरली इसी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे से आ रही होती है कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड इस लेवल पर आकर डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड में, और ये पीछे जा रही है इंटरनल कैरोटिड। अब इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक और ब्रांच ये देखें, ये अराइज हो रही है और यहाँ से होते हुए पीछे से ये आ रही है बिहाइंड द ऑरिकल। इस आर्टरी को हम कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी।
ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये सप्लाई करती है स्कैल्प के एरिया को बिहाइंड द ऑरिकल। बिहाइंड द ऑरिकल जो स्कैल्प का एरिया होता है उसे सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच होती है। उसके बाद जो लास्ट आर्टरी है वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और इसका नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये पीछे नजर आ रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है उसके एपेक्स से अराइज करती है, और ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करती है। ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करती है ये ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की हमने सिर्फ यहाँ पर दो ब्रांचेस पढ़ी, सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, जो कि ब्रांचेस थी ऑप्थेल्मिक की, और ऑप्थेल्मिक ब्रांच थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। बाकी तीन आर्टरीज जो हमने पढ़ी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी विच इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और बाकी की दोनों भी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी, वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब्दुल्ला एक दफ़ा सारी आर्टरीज के नाम रिपीट कर दो। supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery, posterior auricular artery और occipital artery। ठीक है, ओके। उरूज आप भी एक दफ़ा रिपीट कर दो। सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्राऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं वीनस ड्रेनेज पर। वीनस ड्रेनेज जो है इसकी फेस और स्कैल्प दोनों की वीनस ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वीनस ड्रेनेज भी कुछ मिलती जुलती ही है, हम देखते हैं इसको। अब जो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज थी उसकी जगह यहाँ पर दो वेन्स होती हैं, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स, जो उसी एरिया को ड्रेन कर रही होती हैं जिस एरिया को सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर आर्टरीज सप्लाई कर रही थी। उसी एरिया को ड्रेन कर रही हैं ये सुप्राट्रोक्लियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन। अब ये दोनों वेन्स सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन मीडियल मार्जिन ऑफ आई पर मिलती हैं और ये बना देती हैं फेशियल वेन। फेशियल वेन बन गई। अब फेशियल वेन पूरा डाउनवर्ड मूव करते हुए आती है अक्रॉस द फेस, और नीचे क्या होता है उसके साथ वो बाद में बताता हूँ। अभी बस ये याद रखो कि सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर वेन्स जो उसी सेम एरिया को ड्रेन कर रही होंगी जहां पर सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी सप्लाई कर रही थी, और ये दोनों वेन्स मीडियल मार्जिन ऑफ आई पर मिलकर फेशियल वेन बना देती है। अभी ये याद रखो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये मिलती है मैक्सिलरी वेन के साथ। ये जो अंदर से आ रही है ना ये वाली, ये मैक्सिलरी वेन है यहाँ पर, ये वाली देखो ये मैक्सिलरी है। इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, ये मैक्सिलरी वेन है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और ये मैक्सिलरी वेन, ये दोनों मिलती हैं और ये बना देती हैं रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रोमैंडिबुलर वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर वेन ने मिलकर बनाई फेशियल वेन, और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो उसी एरिया को ड्रेन कर रही थी जो जिस एरिया को सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिलती है मैक्सिलरी वेन के साथ और मिलकर बनाती है रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन इसी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मूव करते हुए आती है और डिवाइड हो जाती है एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। इसकी दो डिवीजन बन जाती हैं, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये जो आई थी फेशियल वेन, ये फेशियल वेन मिलती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ और बनाती है कॉमन फेशियल वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन
ड्रेन हो जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्रियल ने मिलकर बनाई फेशियल वेन। ये फेशियल वेन पूरे फेस को क्रॉस करते हुए आई और ये कंबाइन हुई एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ। और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल वेन ने मिलकर बनाई कॉमन फेशियल वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन ड्रेन हो गई इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, अब आ जाओ पीछे से। पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो आर्टरी थी उसकी जगह होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और वो उस एरिया ऑफ स्कैल्प को ड्रेन कर रही होती है जहां पर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही थी। अब ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन ये मिलती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ, और ये दोनों मिलकर बनाती हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनी थी? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन के मिलने से। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मूव करते हुए आई थी और दो में डिवाइड हो गई थी, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ने फेशियल वेन के साथ मिलकर बनाई कॉमन फेशियल वेन और वो ड्रेन हो गई इंटरनल जुगुलर वेन में। और पोस्टीरियर डिवीजन ने पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलकर बनाई एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, अब आ जाओ कहाँ पर? ऑक्सीपिटल वेन। ऑक्सीपिटल वेन उस एरिया ऑफ स्कैल्प को ड्रेन करती है जहां पर ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाई कर रही थी। ये ऑक्सीपिटल वेन जाकर ड्रेन होती है सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस में। ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, यहाँ पर एक वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस। तो ये ऑक्सीपिटल वेन उस सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस में ड्रेन हो जाती है। अब वो जो सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस है वो दो जगह ड्रेन हो सकते हैं। या तो उससे ब्लड चला जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में, इंटरनल जुगुलर में, या फिर उस सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस से ब्लड ड्रेन होता है वर्टिब्रल वेन्स में। दो जगह ड्रेन हो सकते हैं, या इंटरनल जुगुलर में या फिर वर्टिब्रल वेन्स। ठीक है, सब अब वीनस सप्लाई सबको समझ आ गई है? Yes, sir. ओके, अब लास्ट में हमारे पास अब स्कैल्प की रह गई लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज स्कैल्प की आसान सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं स्कैल्प के लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, एक एंटीरियर, एक लैटरल और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प है सारा, ये जाकर ड्रेन हो जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। यहाँ पर मैंडिबल के नीचे जहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड के आसपास कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो ये पूरा एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प ये जाकर ड्रेन हो जाता है इस सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। और जो लेटरल एरिया ऑफ स्कैल्प है ये जाकर ड्रेन होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास होते हैं ना पैरोटिड लिम्फ नोड्स, उनको भी हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सुपरफिशियल और एक होते हैं डीप लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प में हमने कहा कि हम तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर, एक लेटरल और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प जो है, हमने कहा ये सारे का सारा ड्रेन होता है कहाँ पर? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। यहाँ पर सब मैंडिबुलर एरिया में सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट होते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और ये एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प इस सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाता है। उसके बाद लेटरल साइड पे हमने कहा कि मैं आपको बता रहा था कि टेम्पोरल लिम्फ सॉरी पैरोटिड लिम्फ नोड्स के बारे में। जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक होते हैं सुपरफिशियल और एक होते हैं डीप।
जो सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर यहाँ पर सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। इस वजह से उनको हम प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स या ऑरिकल के एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल टू पैरोटिड ग्लैंड। इस वजह से इन्हें हम प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। तो जो लेटरल एरिया ऑफ स्कैल्प होता है ये सारे का सारा ड्रेन हो जाता है इन प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स में। ठीक है। अब बिहाइंड द ऑरिकल जो एरिया होता है, बिहाइंड द ऑरिकल ये मेस्टॉइड प्रोसेस होता है जहां पर स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड आकर अटैच होता है, जो हमने स्कैल्प पढ़ा था। इस मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स। और बिहाइंड द ऑरिकल जो स्कैल्प का एरिया होता है वो ड्रेन होता है इन मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स में। और जो पोस्टीरियर जो ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कैल्प होता है वो जाकर ड्रेन होता है यहाँ पर ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो 4 लिम्फ नोड्स हैं। एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प ये ड्रेन हो रहा है इधर सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल जो लेटरल एरिया वो ड्रेन हो रहा है प्री ऑरिक्यूलर या सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स में। बिहाइंड द ऑरिकल जो स्कैल्प के एरिया वो ड्रेन हो रहा है मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स में। और ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ स्कैल्प जो है वो ड्रेन हो रहा है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, ये समझ आ गई सबको? समझ आ गई है? एमन, वली, उरूज, जोहा। ठीक है, ये हमारे पास आज स्कैल्प पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी लेयर्स एसईक्यू में आती हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, बहुत हर चीज़ इसकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक एज इट इज स्नेल्स में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो वहीं से इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, और संडे का टेस्ट मैं दोबारा याद करवा देता हूँ आप लोगों को। एब्डोमेन पार्ट 1 का टेस्ट होगा इस संडे को। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। नहीं है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज।